पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। 25 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर करीब 14,953 वोटों की बढ़त बनाए हुए थे। भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में उनकी बढ़त को युवा वोटरों के रुख से जोड़कर देखा जा रहा है। बांकीपुर में बड़ी संख्या में छात्र, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा और शहरी मतदाता रहते हैं। यहाँ 18 से 29 साल के वोटरों की संख्या काफी अधिक है, जिसने जेनजी वोट को चुनाव का बड़ा फैक्टर बना दिया। इस बार चुनावी चर्चा सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दे केंद्र में रहे। प्रशांत किशोर लगातार युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाते रहे और छात्र आंदोलनों के बीच भी सक्रिय नजर आए। तो आपको बता दें कि इसका उन्हें फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दिया। वहीं भाजपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, क्योंकि बांकीपुर लंबे समय से पार्टी का मजबूत इलाका रहा है। प्रशांत किशोर की जीत को जनसुराज के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि सिर्फ एक सीट से नतीजे पूरे बिहार के युवाओं की सोच तय नहीं की जा सकती, लेकिन यह साफ है कि जेनजी वोटर अब चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए, ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। भाजपा के गढ़ में जनसुराज की दस्तक ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जेनजी वोट बैंक अब राजनीति को बदलने की एक ताकत यहां पर रखता है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, जनसुराज की जो दस्तक है वो यहाँ पर देखने को मिली है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है जनसुराज पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है, और सबसे बड़ी बात है जीत उनके अध्यक्ष से स्टार्ट हुई है। खुद जीते, और यहाँ से मुझे लग रहा है इनका जो कारवां है राजनीति का वो आगे चलेगा। हालांकि पहले चुनाव में उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन कुछ सीटों पे ऐसा था कि ठीक ठाक रहा था। हालांकि हार जीत में वो चीजें तब्दील नहीं हो पाई, लेकिन वोटिंग प्रतिशत ठीक ठाक रहा था। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने तब ये कहा था, हम ये लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ेंगे, हम आगे चलते रहेंगे। और उसका ये असर आपको देखने को मिला। एक इनको बाई इलेक्शन चुनाव मिला, और चुनाव भी ऐसा मिला, मुझे लग रहा पहाड़ तोड़ने जैसा। बहुत बड़ा एकदम एक गढ़ माना जाने वाला भारतीय जनता पार्टी को, उसको हरा देना, उसको जीतना। और जबकि एनडीए का पूरा कैडर लगा हुआ था, रामविलास पासवान की पार्टी, जेडीयू की पार्टी और जितनी भी पार्टियां थी वो सब एनडीए के साथ में थी, बावजूद भी ये जनसुराज पार्टी को हरा नहीं पाए, जबकि उनके पास किसी का समर्थन भी नहीं था। तो मुझे लगता है इसको राष्ट्रीय लेवल पे भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। और समीक्षा भी क्या करेगी, बिल्कुल सामने चीजें हैं। जिस तरीके से नीट का माहौल पूरे देश में फैला पड़ा है, जेनजी का माहौल है, रोजगार, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं, मुझे लग रहा वो उखड़ के आए हैं। और इससे आगे बढ़ के अब यूथ जो है वो राजनीति में कहीं ना कहीं बदलाव चाहता है, और उसकी शुरुआत मुझे लग रहा बांकीपुर से कर दी है। अच्छा रमेश जी, क्योंकि जिस तरीके का जंतर मंतर पर जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये चुनाव हुआ, और लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं हैं कि इस प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा असर इस उपचुनाव पर देखने को मिला है, और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया है। नहीं, देखिए, समीक्षा कई तरीके की होंगी कि ये होगा कि भाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की सीट को सबसे छोटी पार्टी के अध्यक्ष ने हरा दिया, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। और दूसरा दतिया वाला मामला, दतिया के जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट देना, और उसके बाद में विरोधाभास जो चीजें हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दिल्ली और दतिया को लेके,
ये सब चीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता अब अच्छे से इसकी समीक्षा करेगी कि जो है उनको नकारना, उनको बेदखल करना, खामियाजा हमें हार के रूप में देखने को मिलेगा। और वो इनको देखने को मिला, क्योंकि जो दतिया वाली जो सीट है मध्य प्रदेश की, वो भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। वो हालांकि पिछले 2023 के चुनाव में हार गए थे किसी तरीके से, लेकिन उसके बाद में फिर 1-1.5 साल के बाद में ये हुआ कि राजेंद्र भारती वहां पे हैं, उनकी कुछ अयोग्य उनको घोषित करा और चुनाव दोबारा से होगा। और चुनाव दोबारा से हुआ ये था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलेगा, वो जीतेंगे, लेकिन वैसा भी नहीं हो पाया। देखो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और दूसरा इस समय जो यूथ नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और यूजीसी का मुद्दा है जिसमें स्वर्ण जितने भी आ जाते हैं, वो पार्टियां, ये कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटरों में इन्होंने टेंट खुद से मारने की कोशिश की है। जब आप समाजवादी पार्टी पीडीए आती है तो उसका तोड़ निकालने के लिए आप अपना कोर वोटर को छोड़ के आप दलितों के पास चले जा रहे हो, आप दूसरों के पास चले, तो ये चीजें खुद ही जनता अपने से एनालिसिस करेगी कि अब इनको हमारी जरूरत नहीं है। तो ये सारे मिले जुले जो छोटे मोटे जितने भी सारे मुद्दे हैं, इनको एक मंच पे लाके और इनको मंथन करना चाहिए। अगर मंथन अगर नहीं हुआ तो आने वाले 5-6 महीने के बाद में जो 5 राज्यों के जो हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्य माने जाते, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आपका उत्तराखंड हो गया, इन राज्यों की स्थिति जो है वो स्थिति इनके लिए डामाडोल हो सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रमेश जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने, और एक तो राजनीति के लिए हमेशा कहा जाता है कि कब ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता, और उसका उदाहरण हमने आज देख भी लिया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन प्रशांत किशोर कर जाएंगे। हालांकि सभी की नज़रें इस सीट पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है ये सीट, लंबे समय से उनके पास रही है और नितिन नवीन के खाते में ये सीट थी, और ऐसे में सबको ये लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले ही 200 किलो लड्डू का ऑर्डर यहाँ पर दे दिया था, लड्डू बनते हुए नज़र आ रहे थे, यानी कि पूरा भरोसा था भारतीय जनता पार्टी को कि वो ये सीट तो जीत ही लेगी। लेकिन अपेक्षाओं के विपरीत ये परिणाम यहाँ पर निकलकर सामने आया, और प्रशांत किशोर, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, उन्होंने कमाल कर दिखाया। देखिए, जिन लड्डू की आप बात कर रहे हो, जो हलवाई है उनको उससे तो कोई लेना देना नहीं है। 200 किलो का जो ऑर्डर गया उन्होंने तो अपना पेमेंट ले लिया होगा। अब हाँ, वो लड्डू खुद खाएं, खड्डे में फेंके या प्रशांत किशोर को ही दे दे, वो अलग की बात है। लेकिन दूसरी चीजें ये निकल के जरूर आ रही है, प्रशांत किशोर की एक्सेप्टेशन जो है बिहार में, वो वहां से स्टार्ट हो गई है। वो मुझे लग रहा आने वाले समय में ये कुछ खेल करेंगे, क्योंकि यूथ जिस तरीके से आप पहुंचा है, क्योंकि अभी मैं इनकी जो देख रहा था, जो वोटिंग प्रतिशत जो अभी जो चीजें निकल के आए ने, यूथ तकरीबन पीके के पक्ष में गया है। तो अगर ये स्थिति रही, क्योंकि देखो भारत युवाओं को देश कहा जाता है, युवा किसी भी तरह को देश को मोड़ सकते हैं, राजनीतिक तौर पे गलत अगर फैसला ले रहा उनको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। वो हमने जंतर मंतर पे देखा। मोदी सरकार में इस्तीफा, मोदी सरकार को झुकाने में नाकाम आपके किसान भी रहे, पहलवान भी रहे, शिक्षक भी रहे, तकरीबन हर वर्ग के लोग रहे, लेकिन जैन जी ने वो काम करके दिखाया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं करी थी। और ये जो चुनाव जो हारे हैं, इसमें भी मेन अगर रोल आप देखो तो जैन जी का ही रहा जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जेनजी वोट ने चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल दिया। भाजपा के गढ़ में जनसुराज की दस्तक यहां पर देखने को मिली है, और प्रशांत किशोर ने बेहतरीन प्रदर्शन बाय इलेक्शन में कर साबित कर दिया है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा सामने आ गया है। 20 राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी उम्मीदवार सतेंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को बड़े अंतर से हरा दिया। सतीश पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 30,630 वोटों के अंतर से मात देकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ बीजेपी ने एक बार फिर
मांजलपुर सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। बता दें कि मांजलपुर सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसमें करीब 37.5% वोटिंग दर्ज की गई थी। उपचुनाव में बीजेपी ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंद भाई पटेल को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और गुजरात प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर भरोसा जताया था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मांजलपुर सीट बीजेपी के मजबूत गढ़ के रूप में सामने आई थी। उस चुनाव में योगेश पटेल ने 1,20,000 से ज्यादा वोट हासिल कर कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। तो उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना पूरी कराई गई। बीजेपी की इस जीत को गुजरात में पार्टी की पकड़ मजबूत होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज संसद परिसर में समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सांकेतिक दान पेटी के रूप में डालकर विरोध जताया और दान पेटी पर दान चोरी का पोस्टर लगाया गया था। सपा सांसद डिंपल यादव ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पूरा मुद्दा भटकाने की कोशिश है। डिंपल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चंदे और जमीन से जुड़े मामलों में सवाल उठाए गए, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान राम के चरणों में दान दिया था। दान पेटी में आई राशि और लोगों की तरफ से दी गई धातुओं का इस्तेमाल कहाँ हुआ, इसका जवाब मिलना चाहिए। डिंपल यादव ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी सरकार की रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सनातन बोर्ड बनाया जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने पूछा कि आखिर वीएचपी से जुड़े लोग ट्रस्ट क्यों चला रहे हैं और इसमें उनका हित क्या है। दान विवाद को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है और विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में अदालत से बरी किए जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विनेश ने कहा कि वो दिल्ली की अदालत के फैसले से खुश नहीं है और इस फैसले के खिलाफ जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। उन्होंने साफ कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर वीडियो और बयान जारी कर सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल कर बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की गई। विनेश का कहना है कि कई महिला पहलवानों पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। विनेश ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला यौन उत्पीड़न मामले में दोषी नहीं माना। उन्होंने भरोसा जताया कि उच्च न्यायालय में उनकी अपील पर न्याय मिलेगा। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले दिन से ही न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और अगर आरोप साबित होते तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार थे। बता दें कि साल 2023 में ये मामला काफ़ी चर्चाओं में आया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। अब विनेश के हाईकोर्ट जाने के ऐलान के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों और तेजी से बढ़ती तकनीक के दौर में रक्षा मंत्रालय के सैन्य और सिविल सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट यानी कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना दोनों सेवाओं की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में 85वें AFHQ सिविलियन सर्विसेज डे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ सिविलियन सर्विसेज को डिफेंस मैनेजमेंट सिस्टम का रणनीतिक दिमाग बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए रिसर्च, जियो स्ट्रेटेजिक सोच और नए आइडिया पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सिविल अधिकारी सिर्फ नियमों और प्रतिक्रियाओं तक सीमित न रहें बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने सैन्य और सिविल अधिकारियों के बीच क्रॉस ट्रेनिंग और ज्वाइंट प्रोग्राम बढ़ाने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य अधिकारियों का ऑपरेशनल अनुभव और सिविल अधिकारियों की प्रशासनिक विशेषज्ञता मिलकर रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकती है। उन्होंने साइबर वॉरफेयर और सैन्य इतिहास जैसे क्षेत्रों में नए प्रयोगों की जरूरत बताई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना की ताकत के पीछे हजारों ऐसे लोग भी हैं जिनकी भूमिका भले दिखाई न दे, लेकिन उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। कार्यक्रम में कई डिजिटल पहलुओं की शुरुआत भी की गई। राजनाथ सिंह ने AFHQ कर्मचारियों और उनके बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। मैं आप सभी को आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज डे की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन निश्चित ही हम सबके लिए, मैं मानता हूं, सामान्य दिन नहीं है बल्कि एक बड़ा दिन है। किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है,
बल्कि उन हजारों अदृश्य हाथों से भी मिलती है, उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज, हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आज का दिन उन ऑफिसर्स के और उन पर्सनल के कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने का, उनको यह पहचानने का यह अवसर है जिन्होंने पूरे डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ इस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की तहे दिल सेवा की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपने पुराने आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने साफ किया कि गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। वहीं छोटे मोटे आरोपों या राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े मामलों में राज्यों को एफआईआर वापस लेने या केस खत्म करने की छूट रहेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गंभीर अपराधों जैसे हत्या, रेप और पॉक्सो जैसे मामलों में दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे 2700 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। वकीलों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया और पैलेट गन व लाठीचार्ज को लेकर जवाब मांगा गया। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी स्पष्टीकरण देने को कहा है। सुनवाई में फेशियल सर्विलांस और निजता के अधिकार का मुद्दा भी उठा। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों की निगरानी बिना सहमति के की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य रिटायरमेंट फंड कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब यह सीमा 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। नई सीमा लागू होने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस के दायरे में आ जाएंगे। फिलहाल जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह तक है, उन्हें ही इन योजनाओं में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। वेतन सीमा बढ़ने से 15,000 से 25,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट फंड और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। हालांकि नई व्यवस्था कब से लागू होगी, इसका अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। इस बदलाव को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।